जाके 10 DDS ने इस बार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आज एलर्जी। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलर्जीज। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। देखो, इम्यून सिस्टम अगर हमारी बॉडी का प्रॉपरली काम करता रहे तो हमें तरह तरह के इन्फेक्शंस और अटैक से बचाता है। लेकिन सपोज करो अगर वो ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि बाहर से आने वाली ऐसी नॉन सेल्फ चीजें जो कि हार्मफुल नहीं है उनके अगेंस्ट भी रिएक्ट करने लगे और बहुत वायलेंट तरीके से रिएक्ट करे, तो उसे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी। ज्यादा ही सेंसिटिव हो गया है। बाहर से आने वाली नॉन सेल्फ चीजें जैसे कि चॉक डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स, इन पॉलन ग्रेन्स, इनके अगेंस्ट भी वो रिएक्टिव हो गया। परफ्यूम की स्मेल, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर इम्यून सिस्टम कम एक्टिव हो जाए, यानी कि वो डिटेक्ट ही ना कर पाए बाहर से पैथोजेंस भी आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी। एड्स की जो फुल फॉर्म है उसमें आई का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं अगला वाला कि इम्यून सिस्टम ना तो ज्यादा एक्टिव है ना ही वो कम एक्टिव है, वो सही एक्टिव है, लेकिन वो बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, यानी अपने ही ऑर्गन या टिश्यूज को डैमेज कर रहा है। उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ये 3 तरह की एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है इम्यून सिस्टम में। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलर्जी। एलर्जी जो होती है वो हाइपर सेंसिटिविटी का एक टाइप है, क्योंकि एलर्जी के केस में भी तुमने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को किसी चीज से एलर्जी है। इसका मतलब जब वो उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वायलेंट तरीके से रिएक्ट करता है ना, उसी को एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी के सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ओके, यानी कि सपोज किसी को डस्ट से एलर्जी है तो वो खांसने लगता है, स्नीजिंग, छींक आने लगती है ना। रेडनेस, यानी कि उसके शरीर पर लाल लाल दाने बन सकते हैं। इचिंग, यानी कि खुजली हो सकती है ना। कफिंग, स्नीजिंग, रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग भी हो सकता है। ये बहुत ही वायलेंट केस में हो। ये सारे कई बार तुमने देखा होगा कि एक टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। इन्फ्लेमेशन को इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसीलिए क्योंकि इन मतलब इन अंदर और फ्लेमेशन बना है फ्लेम से। अंदर इतनी इचिंग, रेडनेस और टेम्परेचर राइज होता है कि लगता है अंदर आग लगी हुई। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन का मीनिंग। देखो, एलर्जीज के मैंने तुम्हें ये सिम्टम्स बताए। अब एलर्जी के केस में होता क्या है, एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgE। IgE नाम का एक एंटीबॉडी है जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन E भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है कि ये एलर्जिक जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। हमारी बॉडी में एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल के अंदर भरा होता है एक सब्सटेंस जिसको कहते हैं हिस्टामिन। ये उसको रिलीज कर देते हैं और इस हिस्टामिन की वजह से हमारी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन के और एलर्जी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ये सारे हिस्टामिन की वजह से होते हैं। अब ये जो मास्ट सेल्स हैं, इन मास्ट सेल्स के सपोज करो ये मास्ट सेल है और इस मास्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन लगा हुआ है, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, इसका नाम है IgE। ये IgE बाहर से आने वाले एलर्जिक कॉजिंग यानी एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस जिनको एलर्जेन कहते हैं उनसे बाइंड करते हैं। और जैसे ये इस मास्ट सेल से बाइंड करेगा, इसके अंदर से रिलीज होगा वो सब्सटेंस जिसको कहते हैं हिस्टामिन। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये मास्ट सेल पाई कहाँ पर जाते हैं।
हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू में ये पाए जाते हैं। जैसे कि तुमने उसका नाम सुना होगा, एडिपोज टिश्यू के अंदर तो फैट स्टोर होता है। एक दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। देखते हैं उसका क्या नाम था। उसका नाम था एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में पाए जाते हैं मास्ट सेल। पेज नंबर 103 पर ये वाले डायग्राम है, इसमें मास्ट सेल दिखाई गया। अब मास्ट सेल जो है इसका फंक्शन क्या है, डीग्रेनुलेशन, यानी कि अंदर से हिस्टामिन को रिलीज करके एलर्जी कराना। अब एक बार ये देखते हैं कि इन्होंने इस पैराग्राफ में क्या क्या दिया है। When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing for no explained reason, above mentioned reaction may be due to allergy to pollen mites which are different. Exaggerated response of immune system to certain antigens present in environment is called allergy. Substances to which such an immune response are called allergens. Antibodies produced are of IgE type. ये तो मैंने बता ही दिया। Common examples of allergens are mites in dust, पॉलेंस, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर का मतलब होता है कि जो पालतू जानवर होते हैं उनकी बॉडी से लगातार बाल गिरते रहते हैं, उससे भी कई बार लोगों को एलर्जी हो जाती है। जैसे डॉग की एक वैरायटी होती है गोल्डन रिट्रीवर, उसकी बॉडी से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। दूसरी वैरायटी वालों से भी गिरते हैं लेकिन उससे ज़्यादा गिरते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस आर स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। वो तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया। सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिस्टामिन के अलावा सीरोटोनिन भी रिलीज होता है। सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, पेशेंट इज एक्सपोज टू इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। इसको एक टेस्ट कहा जाता है। टेस्ट और एलर्जी का पता लगाने के लिए कि पर्सन को किस चीज से एलर्जी है, तो उसकी बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है अलग अलग तरह के फॉरेन सब्सटेंस को, जिसके अगेंस्ट उसकी बॉडी रिस्पॉन्स दिखा देगी। तो हमें पता चल जाएगा कि उसको क्या है, ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जी है। एंड द रिएक्शन स्टडी, यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये ड्रग्स के नाम दिए हैं। एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन को सप्रेस कर देता है, एड्रेनालिन जो कि एक हार्मोन है, और स्टेरॉइड है ना। ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो कि सिम्टम, एलर्जी के सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस कर देते हैं। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergies and asthma due to sensitivity to environment. तो इस वजह से अब मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम तरह तरह की नई नई चीज़ें खाते हैं, नए नए केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि हम अर्बन कंडीशंस में रहते हैं। इस वजह से हम क्या है, अब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है। जैसे इन्होंने एस्थमा का एग्जाम्पल दिया, तो एस्थमा भी एक तरह की एलर्जी है। और उस केस में क्या है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी इनर लाइनिंग क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है वायलेंट तरीके से, जिस वजह से सांस लेने में उस व्यक्ति को तकलीफ होती है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑटो इम्यूनिटी। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब है सेल्फ, और इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम का काम करना। अगर सेल्फ के अगेंस्ट काम करने लगे, अपने ही टिश्यू या अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इस केस में काम करने वाली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो असल में क्या है, एंटीबॉडीज। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह से डेवलप हुआ है कि उसने सेल्फ को मॉनिटर कर लिया है कि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनानी। इनके अलावा जो भी बॉडी में एंटर करेगा वो सब नॉन सेल्फ कहलाएगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी। लेकिन अगर इस तरह के प्लाज्मा बी सेल्स बचे रह जाएं जो सेल्फ के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखते थे,
तो उस केस में ऑटो इम्यूनिटी रिलीज का रिजल्टेंट होती है। जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा था उस समय हर तरह के प्लाज्मा बी सेल्स बन रहे थे, जो सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते थे, जो नॉन सेल्फ के अगेंस्ट बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ, सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने वाले क्या होते गए, बॉडी खत्म करती गई। लेकिन अगर कुछ बचे रह जाएं उस केस में ऑटो इम्यूनिटी रिजल्टेंट होती है। अब देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी to sometime due to genetic and unknown reasons body attacks self cells. This results in damage to the body and is called autoimmune disease. और कुछ एग्जाम्पल दिए इन्होंने, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब होता है पेन या स्वेलिंग इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में जब स्वेलिंग हो और उसकी वजह से पेन होने लगे तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। बिकॉज आइटिस मीन्स स्वेलिंग होता है, आर्थ मीन्स जॉइंट होता है। और रियूमेटॉइड का मतलब क्या होता है? रियूमेटॉइड का मतलब यह है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं इनमें जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर ऐसे एंटीबॉडी बनने लगे जो इस साइनोवियल फ्लूइड को अटैक करके इसको खत्म करने लगे, तो उस जो रिजल्टेंट होगा उसको हम रियूमेटॉइड आर्थराइटिस कहेंगे। मोस्टली ओल्ड एज में होता है, लेकिन आजकल यंग एज में भी पॉसिबल है। इसके बाद बात आती है इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी। अब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ और किस रूप में पाया जाता है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है। इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम देखो क्या क्या है। इसमें पाए जाएंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। तो इम्यून सिस्टम इन सब के थ्रू क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजेंस को, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है और उन्हें याद रखता है कि किस किस का मैंने सामना किया है। और एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ना होता तो ना तो एलर्जी देखने को मिलती, ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिलते और ना ही ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कोई दिक्कत आती। तो एक तरह से इम्यून सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन कई बार वो नुकसानदेह भी हो सकता है। सबसे पहले आते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां पर कि लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहां पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट यानी कि पैदा होते हैं एंड मैच्योर भी होते हैं और वो ओरिजिनेट भी होते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह होती है, इनको एग्जांपल दिया प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो या फिर थाइमस, ये वो होते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर ये इस तरह के सेल्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले जिनको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो होते हैं जहां पर कि ये मैच्योर होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पर कि ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके बारे में और क्या दिया है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। शुरू में जब वो अपने स्टेम सेल से डिवाइड होकर बने थे तब वो एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी उनमें नहीं थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो डिफरेंशिएट हुए उनके अंदर ये वाली एबिलिटी आती चली गई और वो एंटीजन सेंसिटिव बन गए। मैच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ईयर पैचेस। लिम्फ नोड
टॉन्सिल और केयर पैचेस। ठीक है, इस तरह के कई और भी टिश्यूज होते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू के, जैसे कि स्प्लीन पाया जाता है हमारे पेनक्रियास के पास, और लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जगह जगह पाए जाने वाले जंक्शंस हैं जहाँ पर कि लिम्फेटिक वेसल्स एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं। टॉन्सिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे थ्रोट रीजन में प्रेजेंट होता है। और तुमने सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति को टॉन्सिल की समस्या हो गई, वो असल में क्या है, वो टॉन्सिलाइटिस है। इन्फेक्शन की वजह से उसके जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जो कि यहाँ थ्रोट में प्रेजेंट थे उनमें स्वेलिंग हो गई, तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। केयर पैचेस, ये लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, अब ये देखो, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद इन द एंटीजन विच कैन proliferate टू बिकम इफेक्टर सेल्स। अब जैसे सपोज करो कि अगर हम पुलिस का एग्जांपल लें, तो यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग हुई है और यहाँ पर पुलिस का अपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि ये क्या है, ये चौकियाँ हैं जहाँ पर किसको पता लगाया जाएगा, कोई भी बाहर से आने वाले पैथोजन को मॉनिटर कर कहाँ किया जाता है, चौकियों पे किया जाता है। तो ये इस तरह की क्या है, ये चेक पॉइंट्स हैं जिनको लिम्फ नोड्स भी कहा जाता है। चेक पॉइंट्स पर पैथोजन की मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके बाद जैसे ही इंटरेक्शन होगा एंटीजन के साथ, तो प्रोलिफरेट यानी मल्टीप्लाई करके वो इफेक्टर सेल्स बन जाएंगे। इफेक्टर सेल यानी कि जो उसका सामना करेंगे पैथोजन का। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। अब ये इनकी लोकेशन बताइए। लॉन्ग बोन्स यानी कि जो हमारी बॉडी के लिम्ब बोन्स होती हैं, जैसे कि ये थाई वाली बोन, जैसे हैंड वाली बोन, इन बोन्स के अगर हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू देखने को मिलता है जिसको क्या कहते हैं, बोन मैरो। अब बोन मैरो के अंदर सेल्स के मल्टीप्लिकेशन की वजह से ब्लड के सारे सेल्स बनते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल, WBC, और WBC के टाइप्स जैसे कि लिम्फोसाइट, वो भी लॉन्ग बोन्स में ही बनते हैं। इसके बाद इन्होंने थाइमस की पोजीशन बताई कि हमारे ब्रेस्ट बोन के नीचे यानी कि हमारे रिब केज में प्रेजेंट होते हैं। थाइमस क्वाइट लार्ज होता है बर्थ के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो साइज में रिड्यूस होता चला जाता है। उसका रीज़न ये था कि थाइमस का फंक्शन था टी सेल्स को बनाना। जैसे जैसे 18 इयर्स की एज तक पहुंचता है एक पर्सन, उसके अंदर जितने टी सेल्स बनाने होते हैं थाइमस को, वो सब बन चुके होते हैं। तो इसीलिए वो उस समय तक क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को 18 एज के बाद थाइमस को किसी कारण से रिमूव भी करना पड़े, उसमें कोई डिजीज हो जाए, तो उसका उसकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि टी सेल्स उसको जितने बनाने थे वो बना चुका था। याद रखने का तरीका ये है कि बी सेल्स बनते हैं बोन मैरो में और टी सेल बनते हैं थाइमस में, है ना। टी से थाइमस, टी से टी सेल्स, बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स, इस तरह से याद रख सकते हैं। Both bone marrow and thymus provide microorganisms, microenvironments for the development and maturation of T lymphocyte. Spleen is a large bean-shaped organ, contain lymphocytes and phagocytes. Lymphocytes कहते हैं ये specific immunity वाले T और B cells को. Phagocytes कहते हैं non-specific cells को, जैसे कि neutrophils और macrophages. It acts as a filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. ब्लड में से ऑर्गेनिजम्स को छानने का काम स्प्लीन करता है। स्प्लीन हैज लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आरबीसी को भी स्टोर कौन करता है, स्प्लीन। कई बार स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, यानी कि 120 डेज के बाद वहां पर आरबीसी जाकर नष्ट हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे सपोज करो कि ये एक ब्लड वेसल है और ये दूसरी ब्लड वेसल है, तो इनका जो जंक्शन, लिम्फेटिक वेसल्स का जो एक जंक्शन होता है, इसको लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ नोड पर लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से ये क्या बन जाती है, चौकियाँ, यानी कि मॉनिटरिंग सेंटर बन जाते हैं। लिम्फ नोड्स सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजेंस
विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, है ना, वही उन्होंने यहाँ पर बताया। एंटीजेंस ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट हियर एंड कॉज द इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई एंटीजन ट्रैप होगा या कोई पैथोजन ट्रैप होगा, पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और जितने भी लिम्फोसाइट्स या WBC हैं वो सब इन लिम्फेटिक वेसल के थ्रू इस पोजीशन पर आने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद और वहां पर फिर क्या शुरू होगा, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होगा। देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारी बॉडी के अलग अलग ट्रैक्ट में, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि पेयर्स पैचेस लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, टॉन्सिल थ्रोट में पाए जाते हैं, है ना। तो उसी तरह से बॉडी में अलग अलग जगह पर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, MALT, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी कि माल्ट। जहाँ जहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये जो लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है, पैथोजेंस को ट्रैप करके उन्हें किल करता रहता है और इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करता रहता है। कहाँ पर पाया जाता है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहाँ पर भी म्यूकस होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, इन तीनों ट्रैक्ट पर ये पाया जाता है, ठीक है। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू यहीं पर प्रेजेंट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के रूप में। एक स्टमक में जो होता है उसको कहते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, GUT, गट। गट का मतलब होता है स्टमक, स्टमक एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके बाद कल हम करेंगे एड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।